इतना पढ़ रहा है बच्चा लोग फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। मैंने 6 साल एग्जाम दिया है, ऐसा आदमी को भी देखा है जो इस साल बोल रहा है कि शायद मैं पास नहीं कर पाऊंगा। इससे तो शायरी एक ही याद आता है मेरे को, जो मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, है ना, मतलब यूपीएससी के प्यार के काबिल, कि कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, कि जब हम आदत बदल लेते हैं तू अपने शर्तें बदल देती है ना। इटू है, कल का जो एग्जाम है उसका क्रक्स तो यही है कि तुम आदत बदल लो, यूपीएससी अपना शर्त बदल लेगा, है ना, और हर बार गद्दारी करेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में जाएंगे उससे पहले एक बात बता देता हूं कि पेपर वाज टफ। पेपर अगर जनरली देखें तो इट वाज टफ। टफर साइड में यह है कि इट वाज ओनली बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर एनालिसिस, और न्यूज़पेपर एनालिसिस कब तक का न्यूज़पेपर एनालिसिस, लगभग 2022 के स्टार्टिंग से भी क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, और जो मैंने बताया ज्योग्राफी के केस में, आज हम लोग ज्योग्राफी वाला पेपर करेंगे। ज्योग्राफी के केस में एक नया बहुत इंपॉर्टेंट जो सोर्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे तो भी पता चल जाएगा, अलग से भी कर सकते हैं, दैट इज द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे हैज केम अप एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। इसको बिना पढ़े हम लोग एग्जाम में नहीं जा सकते। इसका जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको, क्योंकि पेपर में तो कवर होता ही है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो द हिंदू भी कवर कर लेगा, असम ट्रिब्यून भी कवर कर लेगा। तो जब वो ऐसा न्यूज़पेपर उसको कवर कर लेगा तो आराम से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। बात करें अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का, तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो पिछले साल आया था कितना, पिछले साल इट वाज ऑलमोस्ट 8 के आसपास। इस बार क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा है ऑलमोस्ट 16 to 18 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी। 16 क्वेश्चंस आर स्पेसिफिकली डायरेक्टली फ्रॉम ज्योग्राफी। मैप रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे रिसोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे सेकेंडरी एक्टिविटीज रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो वो सब 16 है। और बाकी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात करें, अगर उसको मिला ले साथ में, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में मिला ले, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ मिला ले, जैसे सब कोई यूक्रेन का वॉर पढ़ रहे थे, यूक्रेन के वॉर में ज्योग्राफी रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा पढ़ सकते हैं हम लोग, और जो हम लोगों ने चीज लोगों ने मिस किया, जो कि करना चाहिए था सबको, या बहुत लोगों ने किया, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में कोई था, इट वाज व्हिच कंट्री शेयर्स बॉर्डर विथ यूक्रेन। देयर कैन नॉट बी एन इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे कोई इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द रशिया यूक्रेन वॉर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ऐसा इजी क्वेश्चन आया था। तो अगर आगे बढ़ें तो जो चीज हम लोगों को दिखेगा, जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आया था, इट वाज वही क्वेश्चन यूक्रेन वाला, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से हर एक पेपर में हम लोगों को दिखा था। नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन सेज इज ए झीलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। नाउ वेयर इज वुलर लेक? छोटे छोटे नोट्स सब कोई बनाते जाना, बिकॉज जो भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट, मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं फिर से ये सब क्लास लूंगा जब मैं ये वुलर लेक जो है ये तुम लोगों को दो जगह में मिलेगा, वन इज इन एनवायरनमेंट, अनदर इज इन ज्योग्राफी। तुम लोगों को दोनों जगह में मिलेगा ये चीज, दोनों जगह ये चीज कवर अप होगा, बिकॉज वुलर लेक इज एन इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी। तो जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है दैट इज झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, अब वुलर लेक से पास होता है कि नहीं होता ये कैसे पता चलेगा? जो झेलम रिवर का हम लोगों ने इंदस रिवर सिस्टम पढ़ना था। व्हाट आर दी मेन रिवर्स ऑफ इंदस रिवर सिस्टम? कौन सा रिवर है? इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज। सो दीज आर द रिवर्स। तो उसमें अगर हम लोग वुलर लेक को देखें तो वुलर लेक का पोजीशन कैसा है? वो बीचों बीच है ऐसा। झेलम रिवर के फ्लो को कंट्रोल करता है कौन? वुलर लेक। झेलम रिवर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है कौन? वुलर लेक। क्योंकि जो झेलम रिवर है वो वुलर लेक से हो करके गुजरता है। हो गया पहला चीज। दूसरा चीज इससे हम लोग क्या याद रख सकते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वुलर लेक क्या है? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट
और इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो इसमें जो चीजें हम लोगों को करना था कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट। नाउ इसके बाद क्या कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोडेरू लेक? सब कोई बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखने के बाद कि सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। ऐसा नहीं है। हम लोग जब एलिमिनेशन करते थे, पहले एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया था कि 3 स्टेटमेंट है, उसमें से तुमको पता है कि 1 तो रॉन्ग है ही है, तो हम लोग 1 को काटते काटते जाएंगे कि 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, उसके बाद जो बचेगा उसको करेंगे। अगर राइट आंसर नहीं भी पता होता था तो एलिमिनेशन से कर सकते थे। तो लोग बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोग एलिमिनेशन में क्या देखते थे? एक्सट्रीम वर्ड्स। जैसे हम लोग बोलते थे कि अगर ऑल लिखा रहे या नो लिखा रहे तो उसमें थोड़ा सा संदेह करना है, थोड़ा सा डाउट करना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है। तो यहां एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। क्या कृष्णा रिवर कोलेरू लेक को डायरेक्टली फेड करता है क्या? कृष्णा रिवर कोलेरू लेक को डायरेक्टली फीड नहीं करता है। कृष्णा रिवर जो है वो कोलेरू लेक को डायरेक्टली फीड नहीं करता है। तो कैसे करता है? इनडायरेक्टली फीड करता है। इनडायरेक्टली फीड करता है भाई वेरियस चैनल्स, अलग अलग टाइप के चैनल्स के द्वारा, अलग अलग टाइप के कैनल्स के द्वारा वहां पर वो पानी जो है वो फीड होता है। लेकिन जनरली जो पानी कोलेरू लेक में जाता है इट इज बाय बूदामेरू एंड दी तमिलेरू। These are streams. Streams means jharna. Okay? These are important. Buddhameru and Tamileru streams. ये किसको फीड करता है? कोलेरू लेक। डायरेक्टली फीड करता है, वहीं से पानी मिलता है। एक लेक को तो पानी का सोर्स चाहिए ना, वहां से पानी मिलता है इसको। तो ये वाला तो मेरा रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या बचा मेरे पास कि मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। अब कंवर लेक कहां पे है? वेयर इज दिस कंवर लेक? कंवर लेक का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड दी कंवर ताल, कंवर ताल और दी कंवर झील। ये कहां पे है? वेयर इट इज लोकेटेड? सबसे पहले लोकेशन पता करना जरूरी है। कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन बिहार। इट इज लोकेटेड इन बिहार। ये बिहार में लोकेटेड है। ओके, सो इट इज लोकेटेड इन बिहार। अब बिहार में कहां? ब्रैकेट में लिख लिया करो कि इट इज फ्रॉम इट इज इन बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय में ये रिवर है। अब गंडक रिवर जो है ये बहुत पहले, मिएंडरिंग क्या होता है? मिएंडर हम लोग पढ़ेंगे जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मिएंडर पढ़ाऊंगा। मिएंडर याद है ना सबको? क्या होता है कि ऐसे मान लो रिवर फ्लो कर रहा है तो वो क्या करता है, अलग अलग टाइप से ऐसे झील बना देता है यहाँ। क्योंकि मान लो पहले उसका फ्लो कुछ और था, बाद में जब फ्लो चेंज होता है तो वो लेक्स फॉर्म करता है। कहीं पर ऑक्सबो लेक फॉर्म करेगा। ऑक्सबो लेक कैसा फॉर्म होता है? जैसे ये नदी का फ्लो अगर है तो यहाँ ऐसे लेक जैसा फॉर्म हो जाता है ना? क्योंकि पानी यहां से मान लो था पहले कभी, यहां अभी लैंड फॉर्म आ गया है तो ऑक्सबो लेक्स फॉर्म करता है। सो दीज आर एक्चुअल में जब हम लोग टेरेन्स पढ़ेंगे, 2 टाइप के टेरेन्स होता है। एक होता है एंडोथर्मिक जो मिट्टी के अंदर होता है, वोल्केनिक रिएक्शंस वगैरह। एक होता है एक्सोथर्मिक जो बारिश के कारण होगा, सूरज के कारण होगा, ये सब। सो कंवर लेक इज एक्चुअली फाउंड बाय द मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर। गंडक रिवर बहुत सालों पहले कंवर लेक को फॉर्म किया था। सो दिस वाज आल्सो अ। नाउ प्रॉब्लम कहां पे आता है? ऐसे हम लोगों को बहुत कम दिखा था, लेकिन अगर जनरली टेस्ट सीरीज यहां का फॉलो किया होगा, है ना, अगर आरोहन का टेस्ट सीरीज फॉलो किया होगा या कुछ कुछ टेस्ट सीरीज जो बना था, बहुत कम क्वेश्चंस उसमें ऐसा था जिसमें ऐसा ऑप्शन था। ठीक है, तो ऑप्शंस के बेसिस पे अगर जाओगे तो व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन? आंसर कौन सा सही है इसमें? बिकॉज देयर आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। तो क्या बोला? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? कितना करेक्ट है? ओनली 2। सो बी इज द आंसर।
সো 1 আর 2 আমার কারেক্ট। এটু কৃষ্ণা রিভার ডিরেক্টলি ফিড ন করে, এক্সট্রিম স্টেটমেন্ট হব। নেক্সট কোশ্চেন, नेक्स्ट क्वेश्चन की है स्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोड पर आई से, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आई से हमार मेजर पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मेजर पोर्ट्स। अब मेजर पोर्ट्स में अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहले क्या दिखेगा? कामराजार पोर्ट। नाम सुना है, जब हम लोग पोर्ट पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। सी, Kamarajar Port is the first major port in India registered as a company. Kamarajar Port was registered as a major port in India in 1999. Major port in India in March 1999. एकदम क्लियर लिख लो, it's in March 1999. In October 1999 means there is a act, Major Ports Act, Indian Ports Act. उसके अंडर में इसको पहले तो पोर्ट बनाया गया, मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। इन अक्टूबर 1999 क्या किया गया? कंपनीज एक्ट होता है इंडिया में, एक कंपनीज एक्ट है, सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स सर पढ़ाएंगे, एक कंपनीज एक्ट होता है। सो इट वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। जिस भी लैंग्वेज में जिसको लिखना है कि इसको एक पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कर दिया गया था इन 1999 अक्टूबर। नाउ इट वाज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ज्योग्राफिकल अगर देखें तो इसका लोकेशन कहां पे है? इसका लोकेशन है चेन्नई के नॉर्थ में। इफ वी गो टू द कोरोमंडल कोस्ट, कोस्ट सब याद है ना, दिस इज कोरोमंडल कोस्ट, दिस इज मालाबार कोस्ट, दिस इज कोंकण कोस्ट। ये गोवा से इधर वाला कोंकण कोस्ट, ये वाला मालाबार, ये वाला कोरोमंडल। तो कोरोमंडल कोस्ट में चेन्नई से थोड़ा सा नॉर्थ जाएंगे तो चेन्नई पोर्ट का भार को कम करने के लिए, चेन्नई पोर्ट में जो ट्रैफिक आता था उसको कंट्रोल करने के लिए एन्नोर में ये पोर्ट बनाया गया था, कामराजार पोर्ट। ओके, सो अक्टूबर 1919 याद रखना है, मार्च 1919 याद रखना है, इजी, आराम से कर सकते हैं। जब हम लोग पोर्ट्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। अगेन मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट वाज, अगर इसको हम लोग देखें तो इसको हम लोग करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज ये हमेशा करंट अफेयर्स में रहता है, बिकॉज ऑफ वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मुंद्रा पोर्ट जो है वो हमेशा डिस्कशन में रहता है बिकॉज ऑफ वन पर्सन। कौन? हु इज दैट पर्सन? अदानी, है ना। सो मुंद्रा पोर्ट इज ओन्ड बाय अदानी ग्रुप, प्राइवेटली ओन्ड होगा, ठीक है ना। तो अगर मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, कहां पे है? गुजरात में। गुजरात में कहां? कच्छ में। कच्छ में कौन रहता है? जेठालाल, है ना। कच्छी माड़ू आई, कच्छी माड़ू आए बोलता है ना वो। सो जेठालाल, तो वहीं का पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट। तो कैसे रिलेट करोगे चीजों को, है ना। अदानी का है तो अदानी पोर्ट्स एंड SWZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके अंडर में ये मुंद्रा पोर्ट आता है। तो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ क्या बोला है? कुछ दिन पहले शायद मैं डिस्कस कर रहा था ये तुम लोगों के साथ या दूसरे किसी के साथ, पता नहीं, उसके साथ, मेरा जो CVT का बैच था उसके साथ। उसमें क्या है देखो, CVT का मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं, क्लास 11 और 12 का ही चीज है इसमें। NCERT क्लास 11 और 12 का चीज है। NCERT क्लास 11 में जो मेजर पोर्ट्स है, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है क्लास 11 और 12 का, वहीं मिल जाएगा ये सब चीज, ठीक है ना। तो स्टिक टू NCERT फॉर ज्योग्राफी, स्टिक टू न्यूज़पेपर फॉर ज्योग्राफी। न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर वहां पे कुछ डाउट होता है उसको लाओ, किताब में उसका रेफरेंस ढूंढो, खत्म करो बात को, ठीक है ना। नाउ सी, विशाखापट्टनम कहां पे है? अभी हम लोग कोरोमंडल कोस्ट का बात कर रहे थे, उड़ीसा के आसपास, आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश सेम कोरोमंडल कोस्ट। यहां पे अगर चेन्नई पोर्ट है मेरा, यहां पे अगर कोलकाता पोर्ट है मेरा, तो बीच में है विशाखापट्टनम पोर्ट। नाउ विशाखापट्टनम इज द लार्जेस्ट पोर्ट, लेकिन कहां का? ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सो विशाखापट्टनम इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बट अगर ओवरऑल देखें तो विच पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? इट इज द, ये बार बार आता है, इट इज द न्यवा सेवा। नाउ न्यवा सेवा उसका नाम है, निकनेम है मान लो। इट इज नोन एज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
इट इज इन मुंबई। इसको ये मुंबई में बनाया गया था, आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट मतलब मैन मेड, लोगों ने बनाया, इंसान ने बनाया। इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड पोर्ट इन इंडिया, पहला चीज। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट पोर्ट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दीज आर द इंफॉर्मेशन जिसको याद रखना है सबको। तो फिर ये तो मेरा रॉन्ग हो गया, विशाखापट्टनम नहीं होगा यहां पर, इट विल बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दी नेवा शेवा पोर्ट। सो इसमें भी सेम वही चीज, हाउ मेनी आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। पेयर मींस ऐसा नहीं कि ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन को रीड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर 5 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में 5 चीज ऐसे ही आने लग जाएगा कि प्राइवेटली यहां है फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, ये सब तो हम लोग जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं। ये कामराजर पोर्ट हम लोग एन्नोर पोर्ट पढ़ते थे। ओके चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसमें देखते हैं। हियर इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेजिटेशन। वेजिटेशंस, नाउ व्हाट इज जैक फ्रूट? कटहल है ना। ओके महुआ की हर, महुआ किसका पेड़ होता है, नाम सुना है किसी ने? महुआ महुआ से ना सवा सवा सवा, देखना देखना कैसे रिलेट कर सकते हैं महुआ के साथ। नाउ दिस महुआ ट्री इज फाउंड इन बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हाँ चलो टीक, टीक का पेड़ जानते हैं ना सब कोई, फर्नीचर बनता है जिससे, टीक गाछ, टीक और फर्नीचर, टीक काठ बोलेगा, टीक से फर्नीचर बनता है ना। एक चीज ध्यान रखना, महुआ जो है वो क्या है, पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज। नाउ व्हाट आर डेसिडुअस फॉरेस्ट? हम लोग फॉरेस्ट का अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं, जैसे एक होता है मेरा एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे होता है? जहां बारिश या मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है ना, बारिश जहां पे बहुत ज्यादा होता है। जो डेसिडियस होता है वो ऐसा प्लेस होता है, उसमें हम लोग 2 टाइप का डेसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं। एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, देखना वेट नहीं बोला है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर एक्चुअली वेट, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट आर मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब पानी बहुत ज्यादा नहीं होगा। और एक होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब एक बात बताओ, ये जो कटहल का पेड़ है इसका पत्ता कभी सूखते हुए देखा है कि सूख जा रहा है, पूरा पत्ता झड़ जा रहा है? नहीं होता ना कभी भी ऐसा। तो ये कैसा ट्री होगा? नहीं, ये अगर ये पत्ता छोड़ देता तो डेसिडियस होता। हाँ क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर डेसिडियस ट्री? पत्ता तो नहीं छोड़ता है, सो इट इज एक्चुअली एवरग्रीन। और जनरली एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो कहां पे दिखता है हम लोग, या एवरग्रीन जो ट्री है वो ज्यादातर कहां पे दिखता है? जनरली नॉर्थ ईस्ट, जहां पर बारिश या मॉइस्चर हम लोग को ज्यादा दिखता है, मॉनसून का इफेक्ट जहां पे ज्यादा होगा वहां पे। इससे भी पता कर सकते हो कि इसका जो फल है वो बहुत रसीला होता है। तो रसीला फल कैसे बनेगा? इट नीड्स सम वाटर कहीं ना कहीं से। लेकिन महुआ का फल कभी सुने हो कि लोग मस्त खा रहे हैं? टीक गाछ का पेड़ फल कभी सुने हो लोग मस्त खा रहे हैं? नहीं। सो अगर एवरग्रीन नहीं है तो यहां से भी तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि सर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर दो। सो एक तो मेरा होगा ही नहीं। अब इन दोनों को अगर देखें तो जो महुआ है इट्स अ ड्राई डेसिडियस ट्री। कैसे ड्राई है? इसका प्लेस ऑफ ऑकरेंस देखो कहां कहां पे है, बिहार, इट्स अ ड्राई स्टेट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ड्राई जगहों में मेरे को महुआ दिखेगा, और महुआ का जो पत्ता है उससे नशा भी होता है ना। तो जो आदिवासी लोग हैं कहीं कहीं जगहों पर, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसको एज अ प्रॉब्लम देखता है कि महुआ का जो पेड़ है, महुआ का जो पौधा है, अगेन टीक, टीक से बनता है फर्नीचर। इट इज एक्चुअली अ मॉइस्ट डेसिडियस ट्री। ये हम लोगों के नॉर्थ ईस्ट में भी दिखता है ज्यादा, है ना। और जहां जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा वहां पर हम लोगों को क्या दिखेगा? जैक फ्रूट। सो इट इज ए एवरग्रीन। बाकी दोनों राइट। अगेन राइट कौन सा है?
ओनली टू ही हो रहा है सब में। क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना तब लगने लगता है कि यार इतना भी टफ तो था नहीं जितना लोग बोल रहे हैं ना। टफ कोई चीज नहीं होता यार, पढ़ाई करते रहने से कोई टफ चीज नहीं होता। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 का ज्योग्राफी बुक अगर पढ़ोगे तो उसमें दोनों अलग अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग, क्लास 12 का अगर बुक देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग, ह्यूमन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी अलग। फायदा क्या है, दोनों को रिलेट करके पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन वैसा ही है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ दैट काइंड। कैसा है, क्या बोला है, इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड। नाउ व्हाट इज एरेबल लैंड, व्हाट इज एरेबल लैंड, व्हाट इज एरेबल लैंड? जहां पर खेती हो सकता है, जहां पर खेती होता है, सीधा बात। एक ऐसा जहां पर प्लाविंग होता है, जहां पर इरिगेशन है। तो एरेबल लैंड मींस जहां पर खेती होता है या हो सकता है। सेम क्वेश्चन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। ये वाला जो क्वेश्चन है, इट केम फ्रॉम द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, कि जब नासा ने एक जियोलॉजिकल सर्वे किया थ्रू इट सैटेलाइट इमेजिंग, उसने देखा कि इंडिया और चाइना में जितना एग्रीकल्चरल लैंड यूज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूजेबल है, और भी ज्यादा यूज हो सकता है। इन दैट केस जो चीज आया कि इंडिया में जो एरेबल लैंड है दैट इज ऑलमोस्ट 50.4% ऑफ द टोटल लैंड। इंडिया का जितना लैंड है उसका 50.4% कैन बी यूज्ड इनटू एग्रीकल्चर। इट इज इंडियाज। नाउ चाइना का कितना है? फॉर चाइना इट इज ऑलमोस्ट 11% ऑफ इट्स लैंड। ओके, तो इंडिया का परसेंटेज ज्यादा है एरेबल लैंड का, इंडिया में ज्यादा। ऐसा क्यों है? किसी ने चाइना का अगर मैप देखा हो, मैंने बार बार बताया कि जो चाइना का मैप है, मान लो ऐसा है, दिस इज चाइना, तो इसका इतना पार्ट में तो लोग रहते हैं पूरा, और ये बाकी बंजर है। बंजर है मींस लोगों का जो इनहेबिटेशन है वो यहाँ पे कम है। लोग ज्यादा रह सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, लेकिन रहते नहीं है, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ चाइना इज मोर डेवलप्ड। कभी देखना मैप में भी देख लेना, कभी भी सैटेलाइट इमेजिंग रात का फोटो देख लेना, तो इस पार्ट में क्या होता है, लाइट वगैरह ज्यादा जलता है, और ये जो बाकी पार्ट है वहां लोग बहुत कम रहता है, देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी। और बाकी अपना जो तिब्बत वाला इलाका है उधर तो वैसे भी लोग कम रहते हैं। जो ये वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है, इतना जो तिब्बत वाला इलाका है, वहां तो ऐसे भी लोग कम रहते हैं। नाउ अगेन, सो इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड। सो इंडिया का एरेबल लैंड जो है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद कौन है? सो रैंकिंग बना लो, एरेबल लैंड रैंकिंग में इंडिया इज द हाईएस्ट, आफ्टर दैट देयर इज यूएस, एंड दैट रशिया, उसके बाद चाइना, फोर्थ इज चाइना। ठीक है, इंडिया, यूएस, रशिया एंड चाइना। सो दिस इज द एरेबल लैंड, मतलब परसेंटेज ऑफ लैंड, टोटल लैंड, उसका कितना परसेंटेज एरेबल है, किसमें एग्रीकल्चर हो सकता है। बट इट, सो द फर्स्ट इज राइट, करेक्ट। थर्ड वन, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। अगर चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया में इरिगेटेड लैंड ज्यादा है। क्या लगता है ऐसा? इंडिया ভাল নহয়, এনেকে ভাবি থাকে না মানুহে। আমি চাইনাৰ লগত কম্পিট কৰিব নোৱাৰিম, मैं चाइना के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। कौन बोला है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इन इंडिया इज इरिगेटेड? इरिगेशन के अंडर में कितना परसेंटेज ऑफ लैंड है? इट इज 48%। 48% of total agricultural land is irrigated in India. ठीक, irrigated means और 41% of the land in China is under irrigation. इरिगेशन को कहां पर ज्यादा यूज होता है? जहां पर मॉनसून कम होता है ना। मॉनसून अगर है तो इरिगेशन का यूज बहुत कम जरूरत है। नाउ अगेन, so this one is also right, but
यूपीएससी इज लाइक दैट, तुमको दो चीज में पूरा अच्छा फील करवा देगा इंडिया के बारे में, उसके बाद एक थर्ड स्टेटमेंट देगा, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। इज इट? कहने के पम कैसे समझ में आएगा? एवरेज प्रोडक्टिविटी, ना व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? कितना प्रोडक्शन मेरा इतना एरिया ऑफ लैंड से हो रहा है। मान लिया मेरा टोटल एरिया ऑफ लैंड इंडिया के पास इतना है, इतना में मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूं। अब इतना से मैं 1 केजी फसल निकाला, मेरा लैंड इतना बढ़ गया लेकिन फसल मेरा 1 केजी ही आ रहा है, तो मेरा प्रोडक्टिविटी कमा कि बढ़ गया? कम गया। चाइना का क्या है कि चाइना बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? देयर आर सेवरल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी हो सकता है, वहां के खेती जो हर लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, उनका नॉलेज हो सकता है, उनका लेबरर का जो कैपेसिटी है वो हो सकता है, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसका वो हो सकता है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ट्राई करते हैं वो हो सकता है। सो डोंट गो, लेट अस डोंट गो इनटू द फैक्टर्स, बट देखो तो चाइना का जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड ज्यादा है। कितना ज्यादा है लिख लो। एवरेज प्रोडक्टिविटी को अगर नोट करना चाहते हो तो लिख सकते हो, इट इज 4.7 हेक्टेयर्स पर यूनिट ऑफ लैंड। इट इज 4.7 टन्स, दिस इज चाइना, पर हेक्टेयर लैंड। इंडिया का वो है ऑलमोस्ट 2.7 टन्स पर हेक्टेयर लैंड। 4.7 टन्स और 2.7 टन्स पर हेक्टेयर लैंड में इतना प्रोडक्शन होता है। क्लियर? मस्त अच्छा नोट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये सबको रेफरेंस लगा करके बाकी सब चीजों को पढ़ना है ना, इससे फायदा है। इसको रेफरेंस रखना कि एरेबल लैंड पढ़ना है, सब पढ़ेंगे। क्लास 11-12 का एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सब उसी में है, सब उसी में है। कोई अगर बोलेगा बाहर से है, तो वन थिंग बाहर से है जो है वो है एनालिसिस यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के साथ, है ना। यूएस जियोलॉजिकल जो सर्वे है उसको अगर पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत इजी लगने लगेगा। नाउ ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? दिस वन इज रॉन्ग अगेन। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ठीक है। नाउ क्या है इसमें? व्हाट इज दिस? क्या बोल रहा है? रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, रिपीटेड फॉल इन सी लेवल। सी लेवल का जो रिपीटेड फॉल है, हम लोग क्या देखते हैं? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देयर इज अ राइज इन सी लेवल, है ना। सी लेवल राइज कर रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड गायब हो जा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि धीरे धीरे अंडमान निकोबार गायब हो जाएगा या लक्षद्वीप गायब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल। बट यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? इट इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेड सी लेवल का जो फॉल है, इट इज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, कि जो लैंडफॉर्म है इट हैज राइजन अप, कुछ कारण से, जियोलॉजिकल कारण से लैंडफॉर्म थोड़ा ऊपर हो गया है, या जो लैंडफॉर्म है वहां का वो रिस्टेन नहीं कर पा रहा है वाटर को। तो जो है वैसा कहां पे है? भितरकनिका मैनग्रोव में ऐसा है, मराक्कनम सॉल्ट पैन में ऐसा है, नौपादा स्वम्प में ऐसा, या रन ऑफ कच्छ में ऐसा है? अच्छा, रन ऑफ कच्छ कैसा है देखने में? डेजर्ट जैसा है ना, लेकिन इट्स अ स्वम्प। व्हाट इज अ स्वम्प? इट्स अ मार्श लैंड एक्चुअल में। मार्श मतलब कीचड़ बोल सकते हो, है ना, बोका, कीचड़। किस चीज का कीचड़? देश के इकोनॉमी का कीचड़, सॉल्ट इकोनॉमी का कीचड़। अगर रन ऑफ कच्छ नहीं होता तो शायद देश का यह हाल आज जो है वो नहीं होता, है ना। सो बाकी सबको अगर हम लोग छोड़ भी दें तो अगर देखें तो मार्श लैंड के बारे में बात किया है और रिपीटेड फॉल इन सी लेवल का बात किया है, तो दैट इज द रन ऑफ कच्छ। उसमें पहले बहुत पानी हुआ करता था। एक्चुअली इट वाज दी, अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली इट वाज दी शैलो एंड ऑफ अरेबियन सी। शैलो मतलब जहां बहुत पानी कम था। शैलो अरेबियन सी हम लोगों को दिखने को मिलता था कहां पे? रन ऑफ कच्छ में। जो मेरा ये वाला हिस्सा है, गेंडा का मुंह जैसा जो हिस्सा है मेरा, है ना, इट्स लाइक अफ्रीकन राइनोस जो 2 वाला होता है अपना, इंडिया में कम है।
सो शैलो अरेबियन सी था, बाद में उसका पानी चला जाता है, अभी भी पानी रहता है, कब रहता है? ड्यूरिंग मॉनसून वो मार्शी बन जाता है, कीचड़ कीचड़ बन जाता है, उसी से हम लोगों का इकोनॉमी में फायदा तो होता है। गॉट इट? अगेन ये अगेन फ्रॉम क्लास 11 and 12 ज्योग्राफी, स्पेसिफिकली क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मिनरल्स वाला चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस वाला चैप्टर। हाँ, कैसे? मेरे जो सीवीटी के स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट है जो लोग सीवीटी के लिए पढ़ते हैं, सीवीटी स्टूडेंट ने बोला सर ये तो हम लोग पढ़े हैं, ये तो हम लोग को आता है, इससे पिछला वाला पोर्ट वाला क्वेश्चन, सर ये तो इजी क्वेश्चन दिसे बोली, है ना? ज्योग्राफी जा रहा से वो पढ़ के बोलेगा कि सर इजी क्वेश्चन है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वाइज कुछ लोग ऐसा होंगे कि किसी ने ज्योग्राफी बहुत अच्छा किया होगा, किसी ने हिस्ट्री बहुत अच्छा किया होगा। अच्छा, हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन आया इस बार? एनी आइडिया? नॉट मोर देन 12-13। उसमें से मॉडर्न का क्वेश्चन बोल सकते हो एक भी नहीं। हाँ, कोड़ी से यारो, हाँ, नॉट इवन वन सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसको रिलेट किया है विद स्वदेशी मूवमेंट कि नेशनल हैंडलूम डे, उसको किसके साथ रिलेट किया जा सकता है? 7 अगस्त, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है चार्टर एक्ट पे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कब से गवर्नर जनरल रूप में जाना जाने लगा, तो वो ऐसा वाला क्वेश्चन आया था एक। सो क्वेश्चंस आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है? जो मैंने बोला कि जब तुम आदत बदल लोगे वो शर्तें बदल लेगा। सो इल्मेनाइट एंड रूटाइल, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसका अगर किसी को सिंबल्स ना लिख के रखना, जब भी ऐसे ओर्स पढ़ोगे या सैंड पढ़ोगे तो लिख के रखना, बिकॉज इंडिया का जो पूरा कोस्टल ट्रैक है, इंडिया का जो ये ईस्टर्न कोस्ट हो या वेस्टर्न कोस्ट हो, उसमें देयर इज अबंडेंट अमाउंट ऑफ हेवी मिनरल्स। इंडिया में जो अमाउंट ऑफ मिनरल्स है या अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, मेरे ख्याल से या मैं भी मानता हूं उसमें से 50% का भी हम लोगों ने अभी तक एक्सट्रैक्शन नहीं किया है। एक्सट्रैक्शन मीन्स हम लोगों ने उसको निकाला ही नहीं है, हम लोगों ने उसको अभी तक निकाला ही नहीं है बाहर। मेरे को तो लगता है अभी भी बहुत पेट्रोल भी है इंडिया के पास, मतलब क्रूड ऑयल निकाला ही नहीं है इंडिया ने। हो सकता है कहीं छुपा उपा के रख दिया हो, जैसे ही अरब के पास तेल खत्म हो जाए, रॉकी भाई जैसा आई एम हेयर बोलेगा, है ना? अचानक से मोदी जी ऐसे एक बोतल में ऐसे तेल लेकर के बोलेगा ये तेल हमारा है, अब से हम ही राजा है, ठीक है ना? सो इल्मेनाइट और रूटाइल जो है, एक्चुअल में इल्मेनाइट का जो सिंबल है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इट इज फेरस टाइटेनियम ऑक्साइड, और जो रूटाइल है एक्चुअल में उसको लिखा जाता है इट इज टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है? दिस इज इल्मेनाइट, दिस इज रूटाइल। ये कहां पे मिलता है? एक्चुअली इट इज फाउंड इन द कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। अब कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया में और भी बहुत चीज मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोनाजाइट, हम लोग मोनाजाइट पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। मोनाजाइट जो है इट इज एक्चुअली, इंडिया का हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो उसमें हिस्ट्री भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये देखो, एक मूवी देखो, रॉकेट बॉयज देख लो। मैं तो इतना रेफर कर सकता हूं कि यूट्यूब का ब्लॉगर सबको देखा करो, मंकी मैजिक, नाम सुना है? मंकी मैजिक ब्लॉगर है एक, नाम सुना है? कितना नॉर्थ ईस्ट घूमता है, देखना उसका। फिर नोमैडिक इंडियन, हाँ, नोमैडिक इंडियन सुना है, बाइक साइकिल घूमता है, देखना ये सब। वहां से भी कितना क्वेश्चन तो कॉमन मिल गया लोगों को, मैं दिखा दूंगा कहां कहां कॉमन है, ठीक है? तो ब्लॉग भी फॉलो करोगे तो भी तो बहुत कुछ हो जाएगा। सो एक्चुअल में क्या है? इट इज टाइटेनियम का, व्हाट वाज दैट? वाओ, हाँ, है ना? वाओ, मजा। चलो, सो दीज आर पार्ट ऑफ टाइटेनियम। तो मोनाजाइट जो मैं बोल रहा था, मोनाजाइट वाज एक्चुअली, मोनाजाइट जो है वो यूज होता है यूरेनियम बनाने में, न्यूक्लियर पावर निकालने में उसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? इट इज, दे आर रिच सोर्स ऑफ टाइटेनियम, वहां से हम लोगों को टाइटेनियम मिलता है ना। वेयर इज टाइटेनियम यूज्ड? डेविड गेटा
सिंगर नाम सुना है? डीजे है, आई एम टाइटेनियम गाना है एक, नहीं सुना है? हे तुम लोग क्या किताब सिताब पढ़ते हो, गाना वाना सुनो। टाइटेनियम इज एक्चुअली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल जो होता है वेपन्स में यूज होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में यूज होता है ना। टाइटेनियम इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है बट बहुत लाइट वेट होता है। तो इसीलिए एरोस्पेस स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं वहां, उसमें भी टाइटेनियम यूज होता है। सो इट इज लाइटर बट स्ट्रॉन्गर, हल्का है स्ट्रॉन्ग है। कुछ हाँ, सी अनदर क्वेश्चन। इंडिया में लोग क्या पढ़ रहे थे कि सर क्वेश्चन आ सकता है कहां से? क्वेश्चन में कम फ्रॉम व्हाट इज दैट थिंग यूज्ड इन बैटरीज, जो कि कश्मीर में मिला है। कश्मीर में कौन सा चीज मिला है दैट इज यूज्ड इन मोबाइल बैटरीज? लिथियम। लोग लिथियम को ज्यादा कर रहे थे। लिथियम का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पे होता है? हाईएस्ट मींस most of the production of lithium happens in Argentina. But the question came from which metal? It is again related to batteries, cobalt. ये जो कोबाल्ट है ये भी बैटरीज में यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स वाज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो पढ़ना ही था सबको। लेकिन उसमें से भी इंपॉर्टेंट था कि सर लिथियम तो बैटरीज में यूज होता है, लिथियम आ जाएगा। किसी ने कोबाल्ट पढ़ा ही नहीं। बट बिकॉज कोबाल्ट वाज अ इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों? बिकॉज एक ही कंट्री है जिसके पास 50% ऑफ कोबाल्ट रिजर्व्स है। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कोबाल्ट रिजर्व उसी कंट्री के पास है। एंड वही कंट्री टोटल सप्लाई चेन का 70% कंट्रोल करता है। द सेम कंट्री दैट हैज 50% स्टोर and 70% of the total supply chain किसके पास है? कौन सा कंट्री हो सकता है? एनी आइडिया? इट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दो कॉन्गो है, वन इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अनदर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हाँ, ये कहां काम आएगा? और एक क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन लेके करके क्वेश्चन है। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज 50% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, बोल ही दिया कि 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट है ना, ऑलमोस्ट 75% वो कंट्रोल करता है खुद ही, ऑलमोस्ट 70%। बट इट इजी, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका एक अलग नोट बना लेना, फिर बाद में इसका एनालिसिस करने का बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके लिए एक अलग दिन वेस्ट हो जाता है ना। ये सब रेफरेंस है। कोबाल्ट पढ़ लिया, एक दिन लिथियम पढ़ लोगे। इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है एक दिन निकाल लोगे, है ना। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है तो कॉन्गो बेसिन क्वेश्चन भी आया है इस बार। अर्जेंटीना है अपने पास, अर्जेंटीना कहां पे है, क्या है। बोत्सवाना कहां पे है, कजाकिस्तान के पास क्या क्या है, ये सब निकालना है। कजाकिस्तान में भी लिथियम बहुत होता है। अगेन क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, ठीक है। लोग बोल रहे हैं, अभी देखो मैं बोलने में भी बुरा लगता है, मैं तब कहां कहां से क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है यूपीएससी। अभी तुम यहां से आए, तुमने 4 बोर्ड देखा होगा। एक G20 का बोर्ड देख लिया होगा कहीं पर, मोदी जी का। यहाँ पे एक रास्ता बनते हुआ देख लिया होगा, एक पॉल्यूशन देख लिया होगा, एक यहाँ चढ़ते चढ़ते एक बैंक देख लिया होगा। अब तुमने 4 चीज देखा मान लो, अब इस 4 से 100 क्वेश्चन बन सकता है। इस 4 चीजों में ही तुम 100 क्वेश्चन बना सकते हो। बैंकिंग सिस्टम, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, G20 इंटरनेशनल रिलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हम लोग कितना पढ़े? पढ़ना ज्यादा नहीं है। गांधी जी ने बोला था कि जो पढ़ता कम है और विचार ज्यादा करता है, मतलब अ पर्सन हु रीड्स लेस बट थिंक्स मोर इज ए इंटेलिजेंट पर्सन। पढ़ो कम, बहुत कम पढ़ो। मैं तो बोलता हूं, मैं खुद भी बहुत कम पढ़ता हूं। पढ़ना नहीं है ज्यादा, सोचो ज्यादा। एक लाइन पढ़ो, मीनिंगफुल चीज पढ़ो, घर से निकल जाओ। ऐसे घूम घाम के आओ, सोचते रहो बाहर क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो अपने आप याद रहेगा चीज। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन? नाउ वेयर इज कॉन्गो बेसिन? इसका इंप्लीकेशन क्या है? लोग एक चीज बोलते हैं कि फर्स्ट को सब याद रखते हैं, जो फर्स्ट आता है उसको सब याद रखते हैं, सेकंड को कोई याद नहीं रखता, है ना।
लोग क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट आता है उसको सबको याद रखते हैं। जैसे चांद पे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा किसने रखा था? किसी को याद नहीं है ना? तो फिर दूसरा को कौन याद रखता है? तो फर्स्ट को सब याद रखते हैं, दूसरा जो आता है, सेकंड जो आता है, उसको यूपीएससी याद रखता है ना? कैसे याद रखता है? Congo basin is the second largest river basin. First is world. सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है? Which is the largest river in the world? Largest river is Amazon. And the longest river is Nile. है ना? नील जिसको बोलते हैं. So second is the Congo basin. First is the Amazon basin. Second is the Congo basin. Now ये जो मेरा Congo basin है, इसमें कौन सा कंट्री आता है? So पार्टली हो चाहे फुल्ली हो, कुछ कंट्रीज है जिसमें ये फुल्ली आता है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. इसका अगर एक मैप देखोगे, सो इट इज लाइक दिस इज कॉन्गो रिवर, ये नाइल रिवर है, ये नाइल रिवर इसका बॉर्डर बनता है यहाँ पर. दिस इज कॉन्गो रिवर. अब ये जो फॉरेस्ट है, ये पूरा जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है, उसी तरह कॉन्गो का जो ये कॉन्गो बेसिन है, ये पूरा कंट्रोल करता है इस एरिया के पूरे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को. कौन सा कंट्री है जो कॉन्गो बेसिन में आता है? इट इज द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, गेबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और भी बहुत सारा कंट्री है. फॉर एग्जांपल बुरुंडी, फिर आता है एक जाम्बिया. सो दीज आर द कंट्रीज. नाम याद नहीं रख सकते, नाम रख सकते हैं याद, लेकिन अगर मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे तो इजी लगेगा ये चीज. सो माय आंसर मस्ट बी इन दिस केस इज व्हाट? कैमरून. बिकॉज नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया अगर देखें तो नाइजीरिया इज फार अवे फ्रॉम दैट प्लेस. साउथ सुडान, नाइजीरिया और युगांडा तीनों ईस्टर्न साइड में ऑफ अफ्रीका में है. हाँ? तो हम लोग क्या करेंगे कि कैमरून विल बी माय राइट आंसर. ठीक है, कैमरून. बाकी सब मैं बाद में सब बता दूंगा जब हम लोग इन चीजों को नए बैच में इजीली पढ़ेंगे तब. नो, कमिंग ऑन टू इंडियन ज्योग्राफी अगेन. इंडियन ज्योग्राफी में अगर देखें, सो अमरकंटक हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मैं मंकी मैजिक के बारे में बात कर रहा था. उसका चैनल का नाम ही है मंकी मैजिक, लड़के का नाम है रौनक. लड़का जो है उसका नाम है रौनक, उसका चैनल का नाम है मंकी मैजिक. सो चीजों को अगर देखोगे तो YouTube ब्लॉग्स अगर ध्यान से देख लोगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के सॉल्व कर पाओगे. क्यों? उसने कुछ दिन पहले अमरकंटक हिल से एक यात्रा शुरू किया था. नाउ व्हाई अमरकंटक हिल्स इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन माइथोलॉजी? भारत का जो धार्मिक पूरा सिनेरियो है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमरकंटक हिल्स. क्यों? यहां से 3 नदी का उद्गम हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट इज द नर्मदा. नर्मदा का सोर्स पढ़ना चाहिए, इट इज इन अमरकंटक हिल्स. महानदी, नर्मदा नदी, महानदी, अनदर नदी कौन सा है? सोन. भूल गया, मुझे रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं. बट नर्मदा नदी और महानदी जो है वो यहीं से निकला है. नर्मदा नदी एंड महानदी वो यहीं से निकला है. अनदर इज सोन. दीज आर दी 3 रिवर्स जो कि यहां से निकला है. नाउ क्या बोला यहां? रिवर्स से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में एटलीस्ट, बट याद रखोगे तो इससे फायदा तो मिल जाएगा बहुत सारा. नाउ क्या बोल रहा है इसमें कि अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज. सह्याद्री रेंज आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, लेकिन एक्चुअल में जो विंध्या रेंज है वो कहां पे है? इट इज इन सदर्न मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में है वो. लेकिन अमरकंटक जो है वो विंध्या में नहीं है, इट इज इन सेंट्रल इंडिया का और एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज. कौन सा? 2 माउंटेन रेंज इंपॉर्टेंट है.
वन इज विंध्या और बेटा सतपुड़ा। तिनिटा से हिमालय को छोड़ करके, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स को छोड़ करके इंपॉर्टेंट हिल्स अगर देखें, सतपुड़ा, विंध्या और अरावली। अरावली इज इन राजस्थान, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज इन सतपुड़ा रेंज। इट इज इन सतपुड़ा रेंज ऑफ हिल्स and it is located in southeastern मध्य प्रदेश। साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश मतलब अमरकंटक थोड़ा सा सदर्न साइड में है। मध्य प्रदेश अगर ऐसा है, यहाँ ऐसा ऐसा है, तो वो सदर्न पार्ट में है। अगेन बिलीगिरी रंगन, बिलीगिरी रंगन हिल्स को सीधा सीधा बोला जाता है, इट इज दी, इतना बड़ा नाम तो लोग नहीं पाते हैं, बोलते हैं दे आर बीआर हिल्स, इसको बोला जाता है। ये बीआर हिल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बीआर हिल्स जो है ये कर्नाटका एंड तमिलनाडु का बॉर्डर पे है लगभग। इट इज इन दी बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो क्या बोला है, बिलीरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। अगर सतपुड़ा रेंज ऐसा है तो उसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे है, लेकिन वैसा तो नहीं है। ये कहां पे है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु का बॉर्डर। तो एक्चुअल में ये कहां पे है, इट इज इन दी ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट पर्वतमाला में बीआर हिल्स जो है वो मिलता है। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब पहले क्या होता था कि दो तुमको पता चल गया तो तुम काट पीट करके अपना आंसर लिख पाते थे, लेकिन इन दिस केस इसको नहीं कर पाओगे, तुमको तीनों स्टेटमेंट जानना ही पड़ेगा। सो इन दिस केस ना तो तुम ओनली 1 को काट सकते, ना ओनली 2 को काट सकते, ना ओनली 3 को काट सकते, लास्ट वाला तुमको कंसीडर करना ही पड़ेगा। नाउ शेषाचलम हिल्स जो है ये एक्चुअल में इसको तिरुमला पर्वत, नाम सुना होगा बहुत लोगों ने, तिरुमला पर्वत के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज दी तिरुमला रेंजेस। ये तिरुमला रेंज कहां का पार्ट है, जब हम लोग टेरेन्स पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, तब ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, सो तिरुमला में है मतलब इट इज इन वेस्टर्न घाट्स, नो इट इज इन ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में कहां, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पता होने से ही ईस्टर्न घाट पता हो जाता अपने आप। तो आंध्र प्रदेश पता रखना कि शेषाचलम हिल्स कहां पे है, इट इज इन आंध्र प्रदेश। इजी, ये वाला भी कर सकते हो। थोड़ा सा अगर मैप्स के बारे में जानकारी हो जाए तो मैप्स को पढ़ना, बार बार सोर्सेस को एक बार दोहरा लोगे, एनसीईआरटी बुक्स क्लास 12, क्लास 6 से तो पढ़ोगे ही चीजें, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक लाइन बाय लाइन। अगर बुक्स नहीं मिल रहा है तो वेबसाइट पे देख लेना, मिल जाएगा। आरोहन का वेबसाइट में भी एक लिंक है, वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है मेरा, इसके बाद देखोगे मैप्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एटलास सबके पास होना चाहिए। न्यूज़पेपर में चीजों के बारे में जब एक जगह का नाम पता चल रहा है तो उसको रेफर करके कहां पे है क्या है, एक छोटा सा बॉक्स वाला नोट, जैसे ये बनाए हो इसके साइड में एक बॉक्स बना लो। मान लो आज कोई चीज पढ़ा, और डेली न्यूज़पेपर का नोट्स तो रखना है, बाद में रिवाइज करने के काम आता है। एग्जाम से पहले कितना पढ़ोगे, एक साल का एक बार में पढ़ पाओगे नहीं, बट रिवाइज करने में काम आएगा। जो मैंने वैगल डांस वाला बात बताया, वैगल डांस वाला क्वेश्चन मार्च महीने का न्यूज़पेपर में आया था, मार्च 11, 2023 एक सर्वे आया था, वहीं पे वैगल डांस के बारे में लिखा हुआ था, और वहां से क्वेश्चन दे दिया। नाउ सी, ठीक है, तो देख रहे हो ना, रेंज पता चल रहा है ना, कहां से लेकर के कहां तक। इंडियन ज्योग्राफी भी इतना वास्ट है, उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आधा चीजों को घेर लिया है। अभी आगे देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी डाल दिया है अंदर, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अंदर डाल के बैठा हुआ है। अगेन रोड याद करो, एपीएससी का क्वेश्चन पेपर, एनएच का नंबर आया था, नेशनल हाईवे नंबर ये, नेशनल हाईवे नंबर वो, इसमें भी उसी का कुछ चीज आया। मैंने एक चीज वहीं पे बोला था, मैंने जब उसका एनालिसिस करवाया था तब मैंने एक चीज बोला था, क्या कि
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये कहां से कहां को जोड़ता है, किस जगह से किस जगह को जोड़ता है? ईस्ट और वेस्ट है। ईस्ट में कौन सा साइड को जोड़ता है? आपके घर के पास, फ्रॉम सिलचर। सिलचर टू विच प्लेस? फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर। सो स्टेटमेंट क्या है मेरा? डिब्रूगढ़ एंड सूरत। इट डज नॉट कनेक्ट डिब्रूगढ़ एंड सूरत, इट डज सिलचर टू पोरबंदर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मींस जो ऐसा ऐसा है, ईस्ट से वेस्ट है, जो नॉर्थ से साउथ है वो ऊपर से नीचे ऐसा है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आएगा ना। व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है। कौन सा 4? दिल्ली से इसको जोड़ेगा मुंबई। यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ऐसा है, इट्स अ ऐसा वाला, ऐसा वाला एक क्वाड्रिलेटरल है। यहां दिल्ली को जोड़ता है, इट इज दिल्ली यहां मान लो, दिस इज मुंबई इन द वेस्ट, नॉर्थ में चेन्नई, और दिस इज कोलकाता। सो ये जो जोड़ने वाला क्वाड्रिलेटरल है इसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। और एक है जो सूरत से लेकर के पोरबंदर तक जोड़ता है, दैट इज माई ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। एक श्रीनगर से कन्याकुमारी आता है मेरा, दैट इज माई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक, दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अभी यहां पे कौन सा रोड बन रहा है? ये अपना बाईपास से अगर जाओगे तो इट इज अनदर पार्ट ऑफ रोड। एक प्रोजेक्ट है इंडिया का, कौन सा? फ्लाईओवर बन रहा है ना। कोई खानापाड़ा का साइड से गया, उधर से जालूकबाड़ी से उधर बाईपास की तरफ फ्लाईओवर बन रहा है ना। उसका वो जो फ्लाईओवर में ब्लॉक सब लग रहा है, उसमें एक चीज बना हुआ है ऐसा। नोटिस करना है चीजों को, किताब के चीज से बाहर भी नोटिस करना है। ऐसा चक्र जैसा बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या? नेक्स्ट टाइम जाओ तो नोटिस करना, इट इज रिटन भारतमाला। हाँ, भारतमाला लिखा है ना। इट इज द भारतमाला प्रोजेक्ट, इट इज द चेन ऑफ नेशनल हाईवेज जो इंडिया को जोड़ेगा अलग अलग जगह। সৰু সজাইৰ কাষতে এইটো লিখা আছে, ভেৰি নাইস। এনেকে বিহু ৰেকৰ্ড চাবলৈ গ'লে এইবিলাক বস্তু চাই আহিব লাগিব। নহয় একো নাই, চকুটো অকমান চাৰিওফালে অকমান ডেইলি ফুৰাব লাগিব। যেনেকে গাড়ীত আহি থাকিবা, এটা নম্বৰ চাবা, এনেকে BHD নম্বৰ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, BHD নম্বৰ ষ্টাৰ্ট হৈ থাকে। কেতিয়াবা মনত নালাগে যে BHD নম্বৰ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, এইটো কোনটো ষ্টেটৰ নম্বৰ? যেনেকে আমাৰ অসমৰ নম্বৰটো কি দি ষ্টাৰ্ট হয়? ASD। मणिपुर का नंबर होगा तो MN, नागालैंड का नंबर होगा तो NL, त्रिपुरा का नंबर होगा तो TR, वेस्ट बंगाल होगा तो WB, ऐसा। लेकिन ये BH क्या है? नहीं, इट्स एक्चुअली भारत। इट्स ए ऑल इंडिया नंबर प्लेट। जो लोग का ट्रांसफरेबल जॉब होता है, जो लोग मतलब साल में बार बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर अ ऑल इंडिया नंबर प्लेट। उसका एक ही नंबर होगा, वो पूरे इंडिया में चलेगा। ठीक है ना, जैसे ऑल इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी तरीके का। तो ये सब रास्ता में आ रहे हो तो इसको देख सकते हो, देख करके खुद क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ट्राइलैटरल हाईवे, व्हाट इज ट्राइलैटरल हाईवे? इट इज नोन एज द IMT। नाउ व्हाट इज IMT? इट इज द इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। हाँ, ट्राइलैटरल मतलब 3 कंट्रीज होंगे उसमें। बाइलैटरल मींस 2, ट्राइलैटरल मींस 3, मल्टीलैटरल मींस बहुत। और यूनिलैटरल तो हो नहीं सकता है क्योंकि अपने कंट्री में कैसे करेगा। सो ट्राइलैटरल, ये तो मेरा रॉन्ग था ही। ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोड़े इन मणिपुर। नोमैडिक इंडियन का ब्लॉग, यूट्यूब में ब्लॉग देखो, उससे पता चलेगा कि मोरे से लेकर के तामू, इट्स अ रोड देयर। ये जो रोड है एशियन हाईवे का पार्ट है, और इसी रोड से लोग म्यांमार जाते हैं, बर्मा जाते हैं। नाउ दैट रोड जो है ये मोड़े से लेकर के तामू को कनेक्ट करता है। तामू इज इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तामू से ये रोड जो है ये जाता है तुम्हारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर बहुत वो मिलता है, जेम्स। जेम्स मतलब ये जो अंगूठी वंगूठी वगैरह में पहनते हैं, बहुत स्टोन वगैरह, मैंडले। वो मूवी देखो ना 3 इडियट्स, उसमें जब वो सुहास के शादी में जब जाती है तो वो औरत क्या बोलती है, ऐसे मैंडले बोलती है ना, ऐसे उसका हीरो वाला जोहरात वाला ऐसे जो गला में चेन वगैरह होता है,
सो स्टोन्स आर फ्रॉम मैंडले. सो मोरे से लेकर के मैंडले, मैंडले के बाद न्यापितो. व्हाट इज न्यापितो? न्यापितो কি শুনি আছো আজি, লিখি থবা বস্তুবিলাক. ন্যাপিতো ইজ দি ক্যাপিটাল অফ म्यांमार. हाँ, न्यापितो इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, उसको कनेक्ट करता है. उसके बाद बागो बोल करके की जगह है. बागो इज नियरेस्ट टू यांगोन, दैट इज द अर्लियर कॉल्ड एज रंगून. मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, पिया की याद सताती है. एक गाना था पहले बहुत पुराना, बहुत मस्त गाना है ना. सो दिस वाज एक्चुअली न्यापितो से बागो को कनेक्ट करता है. अल्टीमेटली खत्म होता है जाकर के कहां पे? नॉट इन चियांग माई, इट फिनिशेस इन, एक इंडियन था जिसने ये पूरा रोड कवर किया था. इट इज नोन एज द माएसोत. माएसोत इन थाईलैंड. तो एक्चुअल में ये रोड जो है वो पूरा कहां से कहां को कनेक्ट करता है? फ्रॉम मोरे इन मणिपुर टू माएसोत. माएसोत इन थाईलैंड. ठीक, तो ये वाला भी मेरा गलत हुआ, ये वाला भी मेरा गलत था. लास्ट वाला बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. इट इज नोन एज द BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये किसको किसको कनेक्ट करता है? यहां पे लिखा हुआ है वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुनमिंग इन चाइना. नहीं, ऐसा नहीं है. कोलकाता को कनेक्ट करता है किसके साथ? कुनमिंग के साथ. कैसे? भाया म्यांमार होकर के यही रोड भाया मोड़े तामू, ये एंटर करेगा कहां? बांग्लादेश. बांग्लादेश में एंटर करने के बाद पहले म्यांमार में घुसेगा, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद कोलकाता. सो दैट इज नोन एज द बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये किसको कनेक्ट करेगा? इट विल कनेक्ट नॉट वाराणसी बट कोलकाता इन वेस्ट बंगाल विथ कुनमिंग इन चाइना. सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. कैसा लगा यहां पर बी ऑप्शन ना देख करके? मजा आया? तो इट विल बी नन. ठीक है, इसमें नोट करने का जैसा कुछ नहीं है. मतलब नोट करने का जैसा कुछ नहीं, मतलब बाकी तो नोट कर ही लिए हो. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस? ये नोमैडिक इंडियन का यूट्यूब ब्लॉग से भी देख पाओगे ये सब चीज को. क्या है ये? ये क्या है? पढ़ो. पढ़ने से सब आता है. नोमैडिक इंडियन का एक ब्लॉग था, उसमें उसने बताया था कि उसको कहीं एक विदेश में, एक कहीं देश में उसको घुसने से बैन कर दिया गया है. वो क्यों था एक्चुअल में? बिकॉज एक प्लेस है जो कि थोड़ा डिस्प्यूटेड है. जैसे अगर कोई अभी POK में घुस करके तुमको बोलेगा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसको इंडिया में घुसने दूंगा? नहीं देंगे. तो उसी तरह ये लड़के ने क्या किया था, नोमैडिक इंडियन ने, उसका नाम क्या है? दीपांशु ना ऐसा ही कुछ नाम है, भूल गया मैं. तो वो लड़का क्या गया था, कहां गया था? ये नागोर्नो काराबाग बोल करके जो प्लेस है, वहां ये बंदा घुस करके आया था. दैट टू फ्रॉम आर्मेनियन साइड. वो जगह अभी अजरबैजान के अंडर में है, लेकिन आर्मेनिया क्या बोलता है कि वो जगह उसका है, अजरबैजान क्या बोलता है वो जगह उसका है. इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया. कुछ दिनों पहले जो वॉर हुआ था बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान, ये हुआ था इन नागोर्नो काराबाग. बट देखो यहां पर क्या है? उल्टा है. एक्चुअल में रॉन्ग है. तो अगर रॉन्ग है, अगर इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ ये मैच कर रहा है, इट मींस कि ये रॉन्ग है. तो फिर ये भी रॉन्ग हुआ मेरा. तो दो तो मेरा ऐसे ही रॉन्ग हो गया. दो जगह दो ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही रॉन्ग हो गया. अब जापोरिजिनिया, खेरसॉन एंड जापोरिजिनिया, ये बहुत
बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है, ज़पोरिजिया। इसको लेकर के कुछ दिन पहले बहुत आवाज, मतलब बहुत न्यूज सुनाई दे रहा था। क्यों न्यूज सुनाई दे रहा था? बिकॉज ऑफ दिस प्लेस, खेरसोन एंड ज़पोरिजिया। तो बहुत रिसेंट है। तो ये इजराइल और लेबनान तो जनरली होने को मिलता है, बहुत रिसेंट है, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर से जोड़ सकते हैं इसको। सो दीज प्लेसेस आर एक्चुअली इन रशिया यूक्रेन। सो ये इसके साथ भी रिलेटेड नहीं है, गया मेरा, तो इट विल बी माई नन। हाँ, एक बार बी था कि एग्जाम में जाकर के ऐसा ही करना, सर मैं सबको डी मारिया इस बोले, सर मैं सब बी मार गया, तो 10 तो राइट होगा, वो वाला इस बार नहीं चलेगा, इस बार ठीक है ना। सी अगेन, सो मैपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के साथ मैपिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मैप को हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है? एक बार मिलाओ इस चीज को, ये कहां मिलाया है हम लोगों को? इससे पहले भी एक बार मिल चुका था हम लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को, हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को शायद कभी, ठीक है। और अभी करंट अफेयर्स का ऑनलाइन सेशन जो है वही अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यूट्यूब में फॉलो कर लेना, वहां से सब कोई हमेशा मिलते रहेगा, वीकली हो चीजों को, फिर नोट्स मिल पाएगा और वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे, हर एक करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इससे फायदा क्या होगा? रिवाइज कर पाओगे, तो फिर ऐसे डॉनबास जैसा चीजों को कंफ्यूज नहीं करोगे। ज़पोरिजिया आया था, डॉनबास उसी के आसपास का इलाका है, इट इज इन, कहां पे होगा फिर? यूक्रेन। तो डॉनबास इज इन यूक्रेन, नॉट इन सीरिया, हो गया रॉन्ग। काचिन, काचिन एक स्टेट है, चीन, काचिन, ये सब एक स्टेट है। काचिन जो है ये कुछ दिन पहले मतलब बहुत दिनों पहले, जब रोहिंग्याज लोगों का बात चल रहा था तो इसका बात बहुत आया था। तो रोहिंग्या कहां से है? म्यांमार। तो इथियोपिया से तो काचिन हो नहीं सकता, दोनों रॉन्ग मेरा। टाइग्रे, टाइग्रे कहां से है? अब अगर टाइग्रे का थोड़ा सा पता होता तो टाइग्रे जो है इट इज इन इथियोपिया। टाइग्रे जो है ये इथियोपिया का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ऑल आर डिस्प्यूटेड एरियाज। काचिन जो है वो ऑटोनॉमी, जैसे इंडिया में ऑटोनॉमी क्लेम करते हैं ना कुछ कुछ स्टेट, नागालैंड जैसे बोलता है कि हम लोग तो कभी ब्रिटिश के अंदर थे ही नहीं, तो हम लोग इंडिया में क्यों रहेंगे। तो उसी तरह काचिन भी बोलता है कि हम लोग को भी एक अलग स्टेट चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए। तो टाइग्रेस जो है दे आर ऑलमोस्ट 5 to 7 बिलियन टाइग्रेस, जो कि कहाँ रहते हैं? इथियोपिया में रहते हैं। हाँ, एक्चुअल में टाइग्रे दे आर वन काइंड ऑफ ट्राइब, एक ट्राइब है जो लोग रहते हैं सब कहाँ पे? दे लिव इन इथियोपिया। सो जब टाइग्रे इथियोपिया में रहता है तो टाइग्रे भी मेरा गलत, काचिन मेरा म्यांमार का है, ये भी गलत, डोनबास मेरा यहाँ का है, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ठीक है ना। सो जब होता है तो एक जैसा होता है, कोई भी एग्जाम में जाकर के ये वाला ट्रिक अप्लाई नहीं कर देना फिर, है ना। अगेन सो अभी आते हैं फिर से ज्योग्राफी वाले पार्ट में। हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, हम लोग किस पार्ट में इस चीज को पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट, सॉरी बोल रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में जब पढ़ेंगे वी विल रीड इट इन द पार्ट इंसोलेशन, इट इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन और द हीट बजट, द हीट बजट। हीट बजट इज व्हाट? हीट बजट इज कि सन के हीट का कितना परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, वापस कितना परसेंटेज जाता है, about all those things, incoming solar radiation, that is in short form called the insolation. Now the total amount of insolation, it is insulation, not, it will be insolation. Typing error by our beloved Shubham sir. Insolation. So it is the total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times that of the received at the poles. कहां पे सबसे ज्यादा वो जो सन का जो हीट है सबसे ज्यादा कहां पे रिसीव होता होगा? मान लो दिस इज माय अर्थ, दिस इज माय इक्वेटर, सन यहां पे है
उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि मेरा जो अर्थ है दैट इज ऑलमोस्ट टिल्टेड है, थोड़ा सा उसको छोड़ देते हैं, तो सबसे ज्यादा कहां पे मिलता होगा? पोल्स में, पोल्स में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में हीट ज्यादा आता होगा, इक्वेटर में सबसे ज्यादा आता है। So the total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times that received at the pole. ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका अगर जनरली सीधा सीधी आंसर में जगह से बोला इंफ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट्स रफली इनटू 2/3 ऑफ इंसोलेशन, सो ये सब क्या है? डेंजरस इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर के खेलोगे तो पागल हो जाओगे। यहाँ ये चीज देखोगे कि तुमको सही सही कौन सा चीज पता है, तुमको सही सही यही चीज पता है कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर। मैंने बताया था, मैं बताऊंगा और बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा। क्या है कि जब इंसोलेशन मतलब बाहर से जो सोलर रेडिएशन आता है, वो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, छोटा छोटा वाटर वेपर रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला गया, रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला गया। सो जो वाटर वेपर है वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको? सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन किस किस वेव में आता है? इंफ्रारेड वेव्स में आता है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम लोग बोलते हैं, हार्मफुल रेज। सो इंफ्रारेड वेव्स जो आते हैं उसको ज्यादातर वाटर वेपर जो है वो कैरी कर लेता है। कहां पर? लोअर एटमॉस्फेयर में। अब वाटर वेपर लोअर एटमॉस्फेयर में क्यों रहता है? बिकॉज वाटर वेपर्स आर हेवी, उसमें पानी है, भारी है, तभी वो नीचे आते रहता है। तो लोअर एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है मेरे को? लोअर एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है मेरे को? वाटर वेपर्स। वो किसको रिफ्लेक्ट कर देता है? जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। सो दी आंसर हियर विल बी सी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तब और अच्छे से इसको करेंगे। नाउ सी, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ रिलेटेड है, इसको बाद में करेंगे जब आईआर का वो चलेगा। तो फिर भी बता देते हैं बिकॉज इट इज मैप रिलेटेड, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखना, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन बहुत कम है, इससे पहले क्या होता था? यूएस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता था, इंडो पैसिफिक रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता था। इस बार अफ्रीका रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। कॉन्गो बेसिन देख लिया, कोबाल्ट का स्टोर देख लिया, चैड, गिनी, माली, सूडान, इन चारों जगह पे लास्ट कुछ सालों में आफ्टर 2021 कुछ एक कॉमन चीज हुआ है। क्या हुआ है? दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंस करो तो इसको क्या लिखा है? COUP। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? धनियारा, इट्स कॉल्ड अ कू। कू, कोकिल और कून, कोकिल पी टू साइलेंट, कोकिल और कू। कू मीन्स मिलिट्री टेक ओवर, यानी कि म्यांमार, म्यांमार मिलिट्री टेक ओवर कर लिया था तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड अ मिलिट्री कू। और सीधा सीधा अगर कू बोल दें तो ही समझ में आ जाता है कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। अब ये क्यों चिंता का विषय है? एज ए सिविल सर्वेंट तुम क्यों सोचोगे इसके बारे में? एज ए सिविल सर्वेंट एक मिलिट्री कू तुम्हारे लिए चिंता का विषय क्यों है? बिकॉज दिस एरिया इज टोटली अंडर पॉवर्टी। पॉवर्टी है ना वहां पे, खतरनाक पॉवर्टी है इन दीज कंट्रीज। पीपल आर लिविंग इन वेरी डिप्राइव्ड कंडीशंस। क्लाइमेट चेंज एक इशू है। दीज आर ऑल रिलेटेड इश्यूज। चाइना का वहां पे एज अ एक्सटर्नल पावर इंट्रूजन बहुत एक बड़ा इशू है। सो रिगार्डिंग ऑल दीज इशू तुमको यहां पे जो कूज हो रहे हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना है, बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, है ना। अब तुमको ये लग सकता है कि वहां पे कू हो रहा है तो उसका इंडियन सिविल सर्विस में क्या काम? हम लोगों को एग्जाम्पल से तो सीखना है, देश को पाकिस्तान थोड़ी बनने देना है। अभी तो इमरान खान भी इंडिया का तारीफ करता है, वहां बड़ा स्क्रीन में जयशंकर का वीडियो लगा करके दिखाता है लोगों को। मतलब क्या दिन आ गया पाकिस्तान का, वहां का मिनिस्टर एस जयशंकर का वीडियो वहां पे चला रहा है। सोचो फिर, तो फिर एग्जाम्पल से सीखना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखना है ना। तो इसीलिए क्या है, जैसे अभी 1 से 4 नंबर के बीच में 4 सिविल सर्वेंट्स हैं। 1 से 10 में जब सिविल सर्वेंट्स आ जाएंगे 10, कभी आ जाएंगे 20, कभी किसी और जॉब में 10, किसी और जॉब में 20, ऐसे। अभी गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि वुमेन्स आर एनकरेज टू ज्वाइन द सर्विसेज, लड़कियों के लिए गोल्डन चांस है। अभी अगर 10 लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा तो उसमें 20 लड़कियों को सिलेक्ट करेगा गवर्नमेंट। अगर 100 पोस्ट है तो मान लो उसमें 60% पोस्ट विल बी अनऑफिशियली रिजर्व फॉर गर्ल्स। अनऑफिशियली गवर्नमेंट भी चाहेगा कि मैं लड़कियों को ज्यादा लूं। नाउ दिस इज द हॉट क्वेश्चन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। व्हाट इज दिस? थोड़ा पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन को देखिए क्या है।
मतलब रशिया यूक्रेन वॉर, व्लादिमीर पुतिन, ज़ेलेंस्की सब पढ़ लिए, लेकिन लेकिन यूक्रेन का मैप ही नहीं देखा, है ना? कि मतलब शादी वादी रचा ली, ऐसा कैसा लगेगा? मान लो शादी वादी रचा लिए, लड़की को देखा ही नहीं अभी तक, ये लड़का को देखा ही नहीं, पहले जमाने का शादी जैसा, डायरेक्ट शादी का दिन देखेगा, माला पहनाने जा रहा है, देख रहा कौन है ये रहा। तो यूपीएससी वैसा ही किया सबके साथ। सो अगर मैप में देखे, चलो मैप, आई हैव केप्ट द मैप, सो दिस इज द मैप एक्चुअली। क्या है उसमें? कंट्रीज देखो आसपास क्या है। एक्सटेंडेड पार्ट में क्या है? रशिया है मेरे साथ, सबसे बड़ा पार्ट इज कवर्ड इन रशिया। तो पूरा जो ईस्ट है हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज कवर्ड बाय रशिया। पूरा का पूरा ईस्ट जो है मेरा, वो रशिया ही है मेरे पास। नाउ बेलारूस एंड पोलैंड, इंपॉर्टेंट दो कंट्रीज। कहां पे है? बेलारूस जो है इट इज इन नॉर्थ। तो अगर हम लोग पूरा वेस्टर्न पार्ट देखें, नॉर्थ देख ले तो बेलारूस हो गया, वेस्टर्न पार्ट देखो तो पोलैंड, दिस इज स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया अगर है तो पहले स्लोवाकिया का पूरा नाम क्या था? मतलब स्लोवाकिया और एक देश दोनों साथ में थे, चेकोस्लोवाकिया बोलते थे ना पहले, अगर एक देश का नाम सुना होगा। बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर क्या था वो? इट इज द स्लोवाकिया। स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक दोनों साथ में था, अलग अलग हो गया। तो जो चेक रिपब्लिक है वो थोड़ा सा साइड में है, तो मेरा वो तो होगा नहीं, तो मेरा स्लोवाकिया होगा। सो पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी। ध्यान रखना ये सब स्टेट पहले क्या थे? यूक्रेन यूक्रेन सब मिला करके, कोल्ड वॉर से पहले यूएसएसआर, सोवियत रशिया बोली गई में, सोवियत रशिया, सब केटा सोवियत रशिया पार्ट है। हंगेरी। अब एकदम नीचे देखोगे तो रोमानिया और छोटा सा पार्ट आता है मोल्डोवा का। तो दो मैप बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने स्टूडेंट्स को बार बार बोला था इस चीज को पढ़ने के लिए। वन इज द ब्लैक सी, दिस इज द ब्लैक सी। एक ब्लैक सी को पढ़ना और ब्लैक सी के आसपास कंट्रीज कौन से हैं इसको पढ़ना, और यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है उसको पढ़ना। दो चीज कर सकते हो, दो स्टाइल से पढ़ सकते हो। एक मैप के स्टाइल से पढ़ सकते हो कि ध्यान रहे, दूसरा अल्फाबेटिकली सजा के पढ़ सकते हो। फिर इससे क्या ध्यान रहता है? जैसे ये एक बेलारूस है, बी से हो गया, इसके बाद एच से हंगरी लगा लोगे, फिर एम से मोल्डोवा लगा लोगे, फिर रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, ऐसे अल्फाबेटिकली बना लोगे। तो इससे क्या होता है, कोई अगर बीच में से मिस हो जाए तो ध्यान रहेगा यार और एक कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, तुमको स्ट्राइक करेगा फिर, है ना? गॉट इट? ठीक है। तो दिस इज दी दुल्हन का चेहरा जो पहले ही देख लेना चाहिए था, या दूल्हा का चेहरा जो पहले ही देख लेना चाहिए था। गॉट इट? सबसे ज्यादा जो चीज दिखता है इसमें कि जो क्वेश्चंस है दे आर नॉट एनीवेयर लोगों का आइडिया जिसमें हो, है ना? लोगों का आइडिया नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने सबको आज बोला कि नोट करके रखो। इससे क्या होता है कि रेफर कर पाओगे, जब भी पढ़ने जा रहे हो कोई चीज उठा लो वहीं से कि ये तो वहां पर भी आया था, तो उससे रिलेटेड क्या बातचीत हुआ है। क्योंकि इंटरनेट में झांकोगे तो इससे रिलेटेड बहुत बातचीत मिलेगा, किसने क्या बोला है, इसने वो बोला है। तो कट ऑफ्स को रिलेटेड को जो बात कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ हो सकता है, इतना कठिन पेपर था फिर भी, तो मैं एक बात बता देता हूं, इट विल नेवर गो बियॉन्ड 85 ±2, बहुत ज्यादा हो तो 90, इसके ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे भी नहीं आएगा। कोई कोई तो 50 भी बोल रहा है कि सर 50 भी आ जाए तो बहुत ज्यादा है, सिविल सर्वेंट बनेगा रे 50 मार्क्स लाके, है ना? सो 85 ±2 इतना अटेम्प्ट लेकर के तुम लोग भी चलो कि सर अब आगे रास्ता नहीं है, आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता में काम चल रहा है। किस चीज का? आगे का एग्जाम का। ठीक है। एपीएससी नोटिफिकेशन एपीएससी का कब देगा नहीं पता, यूपीएससी ने अपना डेट भी बता दिया अगले साल का। डेट को अच्छे से कॉपी में अभी लिख करके रखो, अगर मार्कर पेन है तो घर में मार्कर पेन लिख के रखना, और सब इस एग्जाम्स को अटेम्प्ट करोगे सब। इट इज 26 मई 2024। बीच में किसी का बर्थडे भी आएगा, बर्थडे भूल जाओ। इट इज 26 मई 2024, इसको नोट कर लो,
नेक्स्ट ईयर के लिए 1 साल से भी कम टाइम है।